कितनी लाख चीखों, कितने करोड़ विलापों, चीत्कारों के बाद किसी आंख से टपकी एक बूंद को नाम मिला आंसू। कौन बताएगा बूंद से आंसू कितना भारी है। इस मार्मिक प्रश्नकर्ता का नाम है केदारनाथ सिंह। 1934 के आषाढ़ में बलिया में जन्मे हिंदी के शानदार कवि लेखक केदारनाथ सिंह, जिन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निर्देशन में अपना शोध ग्रंथ पूरा किया था। केदारनाथ सिंह पेशे से प्रोफेसर थे। 23 बरस तक जेएनयू से संबद्ध रहे। जमीन पक रही है, अकाल में सारस, किताबों समेत उनकी लिखी सैकड़ों सुंदर कविताओं की विरासत हमारे पास है। उनसे सीखा जा सकता है कि जिंदगी शाकालाका बूम बूम की पेंसिल सरीखी नहीं होती। 1960 में पहले काव्य संग्रह अभी बिल्कुल अभी के बाद उन्होंने 20 बरस का लंबा संयम और अंतराल बरता और तब दूसरा काव्य संकलन आया साल 1980 में। वे 2015 में अपना ध्येय पूर्ण कर चले गए, पर उन्हें पढ़े बगैर शऊर के कुछ सफ़ों से हम संभवतः अपूर्ण रहें। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का किताबों से जुड़ा नया कार्यक्रम किताबी बातें। हमारी इस अपूर्णता की गहराई की माप कुछ कम हो, सो प्रस्तुत है केदारनाथ सिंह से जुड़ा आज का यह अंक, जिसे हमने तैयार किया है वाणी प्रकाशन से प्रकाशित बात से बात केदारनाथ सिंह के साथ किताब से। इसका संकलन संपादन किया है संध्या सिंह, श्याम सुशील ने। संध्या एनसीईआरटी में प्रोफेसर हैं और श्याम सुशील स्वतंत्र लेखन करते हैं। 20 संवाद इस किताब में दर्ज हैं, जिनमें 1990 से 2015 के दरमियान अलग अलग वक्त पर अलग अलग पत्रिकाओं और अखबारों में केदारनाथ सिंह के साथ हुई बातचीत दर्ज की गई है। कविता पर कवि केदारनाथ सिंह मानते हैं कि कविता के पांव अतीत में होते हैं, आंखें भविष्य में। उनका मानना था कि सभी भाषाएं मिलकर आगे बढ़ें और सबका साथ में प्रचार हो। उनके मतानुसार भारत की सारी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं हैं। हिंदी ही सिर्फ राष्ट्रभाषा है, ये मानना भी एक खंडित सत्य होगा। भाषा की बात हो रही है तो मातृभाषा पर उनकी यह अद्भुत रचना देखिए। जैसे चींटियां लौटती हैं बिलों में, कठफोड़वा लौटता है काट के पास। वायुयान लौटते हैं एक के बाद एक, लाल आसमान में डैने पसारे हुए हवाई अड्डे की ओर। ओ मेरी भाषा, मैं लौटता हूँ तुम में, जब चुप रहते रहते अकड़ जाती है मेरी जीभ, दुखने लगती है मेरी आत्मा। कविता और साहित्य की दुर्गति पर वे कहने से नहीं चूकते कि कविता कभी भी बिल्कुल जनसाधारण की चीज नहीं रही। निराला पंत के समय कविताएं रस और आनंद का जरिया थीं। अब कई ऐसे माध्यम हैं जिनमें लोग बिना अधिक बौद्धिक कसरत किए रस ले सकते हैं। ऐसे में लोग कविता और साहित्य से दूर तो हो ही रहे हैं। साल 2013 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार को देश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार माना जाता है। एक बार की पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपको लगता है कि आपको यह सम्मान मिलने में देरी हुई? केदारनाथ सिंह बोले कि हिंदी साहित्य में अक्सर सम्मान देर से ही मिलते हैं। हालांकि यह प्रथा बदलनी चाहिए, पर वे कहने से नहीं चूकते कि हिंदी ही नहीं, सर्व भाषाओं में सर्वमान्य पुरस्कार भी कवि का मूल्यांकन नहीं है। कोई भी पुरस्कार कवि का मूल्यांकन नहीं कर पाता। अपनी पसंदीदा पुस्तक पर केदारनाथ सिंह दीवाने गालिब को तरजीह देते हैं। प्रिय कवियों पर वे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और शमशेर बहादुर सिंह को चुनते हैं। समकालीन प्रिय कवियों में वे विनोद कुमार शुक्ल पर स्नेह रखते थे। जहन की अलगनी पर अटकी पंक्तियों के रचयिताओं में केदारनाथ सिंह को गालिब, तुलसीदास और कबीर से बेहद सामिप्य था। यहाँ से देखो उनकी प्रिय कविता थी। केदार जी अपने लिखे में खूब काट छाट करते थे। उनकी बेटी रचना सिंह बताती हैं, वे अपनी कविताओं के शीर्षक बार बार बदल देते थे। जैसे दोपहरिया कविता का शीर्षक उन्होंने पहले शिशिर रखा था। मिथक कविता का शीर्षक पहले बटन भर सवाल था। तो संभव है कि जानवर कविता कहीं यहाँ से देखो शीर्षक से छपी हो। कविता का मजमून सुनिए। अपनी ऊब और आज़ादी से बेखबर चला जा रहा है जानवर, और भरी दोपहरी में एक समूची गरिमा झड़ते हुए पत्तों के नीचे तहस नहस हो रही है। केदारनाथ सिंह ने 84 बरस की भरी पूरी जिंदगी जी। वे अपने काम और जिंदगी से हमारे लिए कई सीखे छोड़ गए हैं। अब इस सवाल के जवाब की बानगी ही ले लीजिए। केदारनाथ सिंह से कवि पंकज चतुर्वेदी ने पूछा कि क्रोध या करुणा में किसी एक को चुनने की मजबूरी हो तो आप किस ओर जाएंगे? उत्तर आया, मध्यम मार्ग।
बात आगे बढ़ाते उन्होंने जोड़ा, इस मानी में मैं बुद्धवादी हूँ। मुझे मानव इतिहास के सबसे बड़े मनुष्य लगते हैं बुद्ध, और यह मनुष्य शब्द मैं जोर देते हुए कह रहा हूँ। अपने डर को उजागर करते हुए केदारनाथ सिंह कहते हैं, मैं हिंसा से डरता हूँ और प्रेम को निस्संदेह सबसे अहम मानवीय गुण मानता हूँ। वे 3 दशकों तक दिल्ली में रहे, लेकिन कहते थे मैं आज भी यहाँ स्वयं को अजनबी की तरह पाता हूँ। वे दिल्ली आना नहीं चाहते थे, जेएनयू में नियुक्ति के बाद भी नहीं, बल्कि एक बार तो संभवतः 1967 में दिल्ली विश्वविद्यालय के खालसा कॉलेज में नियुक्ति का ऑफर भी रिजेक्ट कर दिया था। यहाँ बस जाने का कारण जेएनयू था, उनके अनुसार, जिसमें एक अलग ढंग का गांव बचा हुआ है। केदारनाथ सिंह को साहित्य से हटकर बात करना अच्छा लगता था। कितनी जरूरी सीख है इसमें कि अपने काम को गंभीरता से करो पर अधिक गंभीर ना बनो। कुल जमा मैसेज ये कि लोड नहीं लेना है। उनका कहना था कि भारतीय समाज, आमजन, भोजपुरी, गांव, देश आदि इत्यादि पर संवाद हो। जिस बनारस कविता को लिखकर उन्हें आंतरिक तृप्ति हुई थी, उसके बारे में वे कहते हैं कि चूंकि बनारस भी पहले गांव ही था, इसलिए मुझे बेहद आकृष्ट करता है। यहाँ जरूरी है कि मैं अपने इस व्याख्या विस्तार को कुछ क्षण विराम दूं और आप बनारस के इस कवित्व में दाखिल हों। कभी सई सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो। अद्भुत है इसकी बनावट, या आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शव में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। बातचीत को कैसे बेहतर किया जाए, इस पर केदारनाथ सिंह का मानना था कि सारी बातचीत अपने आप में कहीं ना कहीं सबसे अच्छी तब हो जाती है जब अचानक कोई नई बात सूझ जाती है। कोई ऐसा प्रश्न पूछे जिसमें क्रिएटिव सुख मिले, तब मजा आता है। 81 बरस की उम्र में भी वे अपनी माँ या से हुई बातों के सिरे पकड़े हुए चल रहे थे। सबक ये कि अपनी बुनियाद, अपनी जमीन को याद रखिए। अब बाबा नागार्जुन से जुड़ा मुस्कुराहट भरा एक किस्सा सुनिए। सर्दियों में एक दिन सत्य की तरह बाबा केदारनाथ सिंह के घर प्रकट हुए। अब इंदिरा गांधी से मुखालफत करने वाले शख्स से औपचारिकता की उम्मीद ही बेईमानी है। वे अचानक आए और बोले कि मैं रहूंगा और कई दिन रहूंगा। वे रहे भी। एक दोपहरी की बात है, केदारनाथ सिंह पढ़ाकर लौटे तो देखते हैं कि बाबा और उनके पिताजी यहाँ धूप में बैठे हुए थे बाहर। उनके पिताजी उम्र के लिहाज से बाबा से 4-5 बरस बड़े थे। अब दोनों जन बहुत गहन वार्तालाप में लीन हैं और खास बात यह कि दोनों को सुनाई नहीं पड़ता है। पिताजी कठिनाई से सुनते हैं और बहुत जोर से चिल्लाइए तब जाकर बाबा सुनते हैं, लेकिन बातचीत तो चल रही है। अब केदारनाथ सिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बाबा की ओर देखा। नागार्जुन भाप गए। तेज आदमी थे, जोर से बोले, देखो 2 घंटे से बातचीत हो रही है, कोई किसी को नहीं सुन रहा है, लेकिन आनंद बहुत आया। आपको इस आनंद की सप्लाई बाबा के लिखे से मिले, इसलिए एक जानकारी और। केदारनाथ सिंह को सबसे ज्यादा प्रिय थी नागार्जुन की लिखी मंत्र कविता। केदारनाथ सिंह कहते हैं कि उनकी पूरी काव्य शक्ति इस कविता में मौजूद है। कविता की बात आई तो इस साहित्य सुख से आप क्यों कर वंचित रहें। ओ हम चबाएंगे तिलक और गांधी की टांग, ओ बूढ़े की आंख, छोकरी का काजल, ओ तुलसी दल, बिल्व पत्र, चंदन, रोली, अक्षत, गंगा जल, ओ शेर के दांत, भालू के नाखून, मरकट का फोता, ओ हमेशा 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 राज करेगा मेरा पोता। अपने रचना संसार पर केदारनाथ कहते हैं कि जब मैं कवि होता हूं तो मैं प्रोफेसर नहीं होता। एकेडमिक दुनिया में रहते हुए रचनाकार बने रहना यह एक श्रम साध्य कार्य है। इस अंतर की लकीर को गाढ़ा करते हुए अंग्रेजी कवि टी.एस. एलियट पर उन्होंने एक सुंदर सूचना साझा की। उन्हें यूनिवर्सिटी की तरफ से पोइट्री चेयर का पद ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वहाँ मुझे उन कवियों, रचनाकारों पर बात करनी पड़ेगी जिन्हें मैं पसंद नहीं करता, और जिस तरह का कोर्स स्ट्रक्चर होता है उसमें मुझसे बलात् किसी रचनाकार पर बात करने को कहा जाए, मैं इसे स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। पानी पर केदारनाथ सिंह की कई कविताएं मिलती हैं। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा था, मैं बाढ़ वाले इलाके का रहने वाला हूँ। स्कूल जाने के लिए मुझे नदी में तैरकर जाना पड़ता था। वो पानी का विभत्स रूप भी और सौंदर्य से भरा हुआ रूप भी है। पानी में तो एक अद्भुत संगीत होता है, उसकी ध्वनि इस कविता में भी दिखाई देती है। जब सारा शहर सो जाए तो किवाड़ों पर कान लगा, धीरे धीरे सुनना, कहीं आसपास एक मादा घड़ियाल की करहा की तरह सुनाई देगी नदी।
लोगों से जुड़ी अपनी पसंद को सार्वजनिक करते हुए केदारनाथ सिंह बताते कि उन्हें बातूनी लोग पसंद नहीं है, पर हाँ, इसके विपरीत उन्हें एकदम चुप्पा लोग भी पसंद नहीं आते थे। उनकी चाहना उन लोगों से मिलने की अधिक थी जिनसे उनका हृदय छंद मिले। केदारनाथ कहते थे, जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। तो हम भी जाते हैं, पर इस कॉल के साथ कि कल फिर मिलेंगे एक नई किताब के कुछ नए हिस्सों से वाबस्ता होते हुए। किताबों से जुड़ा हमारा यह अभिनव नूतन कार्यक्रम किताबी बातें आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दर्ज करें। हम और किन किताबों पर किताबी बातें कर सकते हैं, इससे जुड़े सुझावों का स्वागत रहेगा। आप देख रहे थे दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।